हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। इसमें राइट नाउ हम हैं इस चैप्टर नंबर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत के वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, इस चैप्टर की पार्ट 1 वाली वीडियो मेरे चैनल पर लाइव है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसकी पार्ट 2 वाली वीडियो में हम आ चुके हैं जिसमें कि हम आगे इस चैप्टर में बढ़ने वाले हैं। ये हमारी T20 पॉलिटी की सीरीज है जिसमें 20 डेज में हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा अप्रोच आपको कैसा लग रहा है। आपके लिए ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कीमत इसकी नहीं पड़ेगी, पर मुझे ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग बात कर रहे थे, वैसे आइडियली अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके पार्ट 1 देखिए। इस वीडियो के राइट हैंड टॉप साइड कॉर्नर में जो आई करके आइकॉन आपको दिख रहा है, वहां पर उस वीडियो का लिंक मैंने डाल रखा है। तो उस वीडियो के एंड में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द बेरूबारी यूनियन और कैसे सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जी ने ये ओपिनियन मांगा था कि जो अलग अलग स्टेट भी बना सकती है पार्लियामेंट थ्रू अ सिंपल प्रोसीजर, ठीक है, जो कि अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता है स्टेट्स के एरिया को चेंज करने को। तो ऐसे क्या किसी दूसरे देश को भी अपनी जमीन दे सकती है पार्लियामेंट? तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि नहीं, उसको फिर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, आर्टिकल 368 के तहत उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये बोला है कि अगर सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, ठीक है, उसमें कुछ तो जमीन का लेन देन होगा कि यहाँ पर ये जमीन हम ले लेंगे, वहां पर आप ले लो, इस तरह से, तो इट वुड नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, गवर्नमेंट खुद कर सकती है, क्योंकि इसको सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री नहीं माना जाएगा। जैसे अगर इंडिया और चाइना के बीच में अभी समझौता हो जाता है सीमा पर, तो कई जगहों पर ऐसा होगा कि हम वो ज़मीन ले लेंगे जो चाइना मानता है उसकी है, पर कई जगहों पर यह भी होगा कि वो ज़मीन चाइना ले लेगा जो हम मानते हैं कि हमारी है। ठीक है, तो ये जो लेन देन होगा इसको गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एक्शन से, एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही कर दे सकती है, इसको अपना एरिया दूसरे देश को देना नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल एक देखिए, बांग्लादेश के साथ हमने टेरिटरी एक्सचेंज की थी 2015 में। इसको इट वाज द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये वाली बात, टू गिव इफेक्ट टू द अक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया, और कुछ टेरिटरीज को बांग्लादेश को दे दिया था, जो कि अग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, इंडिया ने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव इंडिया को ट्रांसफर किए थे। ये इनक्लेव क्या है देखिए, कि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, कॉन्सिक्वेंटली जो ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरियाज थे जो बंगाली मेजोरिटी टाइप के थे, बांग्लादेशी मेजोरिटी टाइप के थे, वो उनको बांग्लादेश का हिस्सा बनना था। बांग्लादेश के अंदर ऐसे छोटे छोटे इलाके थे जो चारों तरफ बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, पर वो इलाका इंडिया कहलाता है। ठीक है, तो दोनों जगह के लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, कोई वो उस देश की नागरिकता, राशन कार्ड, ये सब उनको मिल नहीं रहा था, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसका एक ही समाधान हो सकता था कि आपके यहाँ जो इंडिया का इंक्लेव है वो आप रख लो, हमारे यहाँ जो बांग्लादेश का इंक्लेव है वो हम रख लेंगे। ठीक है, तो यही डील हुई दोनों देशों के बीच में। तो इसमें और क्या हुआ था, कुछ ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन हुए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, यानी इधर से कोई बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की संपत्ति थी जो भारत में, भारत की सरकार ने टेक ओवर कर ली थी, और वहां पर से कई लोग, इंडिया के लोग, अपनी संपत्तियां छोड़ के भाग आए थे, उसको बांग्लादेश की सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये संपत्ति हमने एक दूसरे को ट्रांसफर कर दी, पैसे के वैल्यू में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और एक 6.1 किलोमीटर का अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच था, उसमें हमने बॉर्डर को मार्क कर दिया। ठीक है, तो इन 3 पर्पसेस के लिए ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको मूव किया गया था, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों जगह का एरिया जो था जिसमें बांग्लादेश के इनक्लेव थे, इनको उस तरफ बांग्लादेश को हमको देना था, या इधर जो बांग्लादेश के इनक्लेव थे वो इंडिया हो जाता। ठीक है, ये वाली इशू थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो अमेंडमेंट था, ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। फर्स्ट शेड्यूल में आपको पता है स्टेट्स और उनके एरियाज को मेंशन किया गया है, तो उसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इस अमेंडमेंट का बैकग्राउंड जो है ये है, देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया और बांग्लादेश का एक कॉमन लैंड बाउंड्री है,
इतना लंबा है, ठीक है, लगभग 4100 किलोमीटर लंबा है। तो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान सबको पता होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता है कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। ये जो बाउंड्री था ये रैडक्लिफ अवार्ड के जरिए डिटरमाइन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में कि क्या रैडक्लिफ लाइन किस किस के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो आपको बोथ ए एंड बी करना है। The Radcliffe line divided not only India and West Pakistan, which is now Pakistan, but also India and East Pakistan, which is now Bangladesh. ठीक है, तो इसमें जाहिर बात है रेडक्लिफ जो है उनको 2-3 महीने दिए गए थे। वो कभी पहले इंडिया आए नहीं थे, इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनको 3 महीने में बोला गया कि इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उन्होंने जो रैंडमली एक लाइन खींच कर उन्होंने कर दिया, जैसे जैसे किया, जिस भी हिसाब से किया हो। बहुत डिस्प्यूट हुआ उसको लेके, तो इसके लिए ये बैगे अवार्ड हुआ था 1950 का। इसके जरिए इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। अगेन एमसीक्यू वर्दी पॉइंट, व्हाट वाज द बैगे अवार्ड ऑफ, ये बैगे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पता नहीं एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है इसका। तो जो बैगे जो ये प्रोनाउंसिएशन है, बग्गी प्रोनाउंस पता नहीं। तो इसमें आपको देखना है कि 1950 में ये अवार्ड दिया गया था। फिर एक और एफर्ट किया गया था जो कि नेहरू और नून अग्रीमेंट था 1958 का। नून मतलब हिंदी में नॉर्थ इंडिया में नून नमक को कहा जाता है, वो वाला नून नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या किसी और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे थे, मोहम्मद समथिंग समथिंग नून नाम था उनका। ठीक है, तो उनके और नेहरू जी के बीच में अग्रीमेंट हुआ था 1958 में कि लैंड का डिस्प्यूट सॉल्व किया जाए। लेकिन जो बेरूबारी यूनियन का इश्यू था वो इसको चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि बोला गया था कि ये एरिया गवर्नमेंट जो है दे रही है पाकिस्तान को कैसे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगा था राष्ट्रपति जी ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपिनियन दिया कि इसको अमेंड करके आप दे सकते हैं, ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना नॉर्मल लॉ बनाने जैसा काम नहीं हो सकता। तो 1960 में 9th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बहुत लिटिगेशन और उस समय के बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, जिसकी वजह से ये जो 19 एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 था, इट कुड नॉट बी नोटिफाइड इन रिस्पेक्ट टू टेरिटरीज इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट बांग्लादेश। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट तो हो गया पर इसको नोटिफाई नहीं किया जा सका, यानी ये असर में इफेक्ट में नहीं आया ये मामला पूरा। ठीक है, ऐसा भी होता है, राजनीति के कारण होता है। तो 16 मई 1974 को इंडिया और बांग्लादेश का एग्रीमेंट हुआ। 1971 16 दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तो कभी 1972 में बांग्लादेश एक प्रॉपर रिपब्लिक बन के उभरा होगा, उसके 2 साल के अंदर में देखिए अग्रीमेंट हो गया इंडिया और बांग्लादेश का, इंडिया और बांग्लादेश का कंसर्निंग द डिमार्केशन ऑफ लैंड बाउंड्री। ठीक है, एंड रिलेटेड मैटर्स उनकी दोनों में साइन किया गया था। ये अग्रीमेंट रेटिफाई नहीं किया गया था क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी से रिलेटेड था, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो भी किसी भी देश के साथ आप बॉर्डर का डिमार्केशन करेंगे, कहीं जमीन देंगे कहीं जमीन लेंगे, यही हो सकता है। तो जो जमीन देंगे वाली बात है उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हालांकि 69 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बॉर्डर इश्यू को रेक्टिफाई करना जो है अमेंडमेंट पे नहीं आएगा, पता नहीं क्यों। लेकिन इसको चूंकि हमको वो इंक्लेव वाला मामला था, जो हमारे देश के अंदर बांग्लादेश का एरिया था और बांग्लादेश के अंदर इंडिया का एरिया था। ठीक है, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ये इंक्लेव वाला मामला। कई जगह इंडिया के अंदर बांग्लादेश के अंदर इंडिया था, इंक्लेव के अंदर इंक्लेव। जो सेट थ्योरी पढ़े हैं वो वेन डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको फिर ये बीजेपी की जो पहली अभी एनडीए की पहली गवर्नमेंट आई थी, उस समय सुषमा स्वराज जी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने पार्लियामेंट में इसके ऊपर स्पीच दी थी, मैंने देखी थी। उन्होंने एक अपोजिशन पार्टीज को भी बधाई दी थी कि आपने भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया और ये बहुत ही कंटेंशियस जो इशू था, इतने 70 सालों से चल रहा था, उसको फाइनली हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये जो एरिया में ग्राउंड जो ट्रांसफर किया जाना था उसको भी प्रिसाइसली आइडेंटिफाई किया जाना था। तो 2 मुद्दे थे, एक तो अमेंडमेंट करनी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको लेके कि बहुत राजनीति में मुद्दा उठ जाता है कि अरे ये सरकार देश की जमीन दे रही है दूसरे देश को, है ना, तो बहुत हल्ला हो जा सकता है। और जमीन में जाके प्रिसाइसली एरिया आइडेंटिफाई भी करना है। तो 1974 में अग्रीमेंट हो गया, लेकिन ये पूरा फैसला उस समय नहीं हो पाया था। ठीक है, तो सितंबर 6 2011 पे प्रोटोकॉल साइन किया गया, फाइनली सारे फैसले कर दिए गए, जो कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया बांग्लादेश के बीच में 1974 का जो था उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो था वो स्टेट गवर्नमेंट असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के सपोर्ट, उनकी सहमति से इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। अब देखते हैं कैसे स्टेट और उनकी यूनियन टेरिटरीज हमारे देश की इवॉल्व हुई हैं। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा याद रखने वाली चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो एमसीक्यू आएगा आप इंटेलिजेंट गेस नहीं मार पाओगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए।
इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया में दो तरह के पॉलिटिकल यूनिट थे। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में आते थे, और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि राजे रजवाड़ों के राज थे, ठीक है। तो राजे रजवाड़े थे, आप सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश के अंदर जो हिस्सा अभी अलग होकर तेलंगाना बन गया है, तो वो हैदराबाद के निज़ाम जो थे उनके अंडर में आता था, और आंध्र प्रदेश का वो हिस्सा जो अब आंध्र प्रदेश है वो मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में आता था, ठीक है। अब जो राजे रजवाड़ों का इलाका था वो भी ब्रिटिश पैरामाउंटसी के अंडर में था। पैरामाउंट होना यानी शहनशाह होना, शाहों का शाह होना, ठीक है। तो किसी राज्य पे किसी राजा का अगर रूल चल भी रहा है तो भी अल्टीमेटली उसका मालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है, सबके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। हाँ, उस राज के अंदर उस राजा को थोड़ी छूट दी हुई है, तुम राजा राजा खेलो अंदर में, बाकी कुछ भी दाएं का बाएं होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा तो तुरंत घुस जाएगी। अधिकतर जगह जो आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टाइप की भी चीजें चलती थी, ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था, ब्रिटिश फौज उस राजा को प्रोटेक्ट करती थी, तो उस राजा के सर पे भी खड़ी थी ब्रिटिश फौज कि जब राजा के साथ दिमाग खराब हुआ तो ब्रिटिशर्स की ही फौज है, वो राजा को तुरंत गद्दी से हटा देंगे, है ना। तो इस तरह का काम चलता था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से क्या हुआ कि दो इंडिपेंडेंट देश बने जो कि अभी डोमिनियन थे, अभी रिपब्लिक या कुछ क्या बनोगे ये तय नहीं हुआ था। डोमिनियन यानी जिसको होम रूल कहते हैं, लगभग आज़ाद है, ठीक है। 1947 में वैसा बना था। मेरे परसों की वीडियो में मैंने बताया रिपब्लिक बना इंडिया 26 जनवरी 1950 के दिन, ठीक है। तो किस दिन इंडिया एक रिपब्लिक बना, एक आज़ाद रिपब्लिक बना, तो वो 15 अगस्त 1947 को नहीं बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना, इसीलिए उस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो दो ये इंडिया पाकिस्तान बन गए, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजे रजवाड़े थे, उनको 3 ऑप्शन दिए गए। क्या ऑप्शन दिए गए? इंडिया ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या आज़ाद रहो, ठीक है। तो छूटा क्या? सारे ऑप्शन तो दे ही दिए, है ना। तो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें से जो कि इंडिया और पाकिस्तान मिले इंडिया के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में थे, उसमें से 549 ने इंडिया ज्वाइन कर ली, और 3 बच गए, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन तीनों ने क्या बोला कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? ठीक है, तो कश्मीर ने तो बोल दिया हम आज़ाद रहेंगे। हैदराबाद और जूनागढ़ खेलते रहे इस आइडिया के साथ कि यार पाकिस्तान में चले जाएं कि आज़ाद रह जाएं, ठीक है। तो उसमें फिर मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे उन्होंने बहुत ऑफर भी दिए दूसरे लोगों को। हैदराबाद यानी तेलंगाना जिसको आज कहते हैं, थोड़ा उससे भी बड़ा एरिया, वो सोचिए इंडिया के बीच में अगर एक और पाकिस्तान रहता तो मोहम्मद अली जिन्ना बड़े खुश थे उस आइडिया के साथ में, इंडिया और डिस्टेबलाइज हो जाता, ठीक है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसका अपना अलग इतिहास है, ठीक है। जस्ट आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो जस्ट 47 के आसपास इन सब के साथ घटनाएं हुई। जूनागढ़ के राजा भाग गए जूनागढ़ छोड़ के, वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, 97% लोगों ने बोला हम इंडिया में रहना चाहते हैं। हैदराबाद में जो थे तो वहाँ के जो निज़ाम थे, इंडिया ने बोल दिया नहीं भाई आप पाकिस्तान में तो कहीं बिल्कुल से नहीं जा सकते हैं, जैसे इंडिया के बीच में दूसरा पाकिस्तान हम नहीं बनने देंगे। तो उनके निज़ाम को थ्रेट दिया कि देखो या तो मान जाओ तरीके से, नहीं तो फिर दूसरे रास्ते भी हमें मालूम है। वो नहीं माने तो पुलिस एक्शन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें गृह मंत्री थे, वो अपने स्टीली रिजॉल्व के लिए, स्ट्रॉन्ग नेचर के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पुलिस एक्शन किया, पुलिस घुस गई हैदराबाद के अंदर रातों रात, और उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को उसके पद से हटा के हैदराबाद को भारत में मिला लिया। कश्मीर का जो मुद्दा है आज तक गले की फांस बना हुआ है, सबको पता है, तो उसमें मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम देखिए वो भी भारत का हिस्सा बन गए। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। ये याद रखिए, एमसीक्यू में मैच द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है, ठीक है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह के स्टेट्स और टेरिटरीज इंडिया के बताए गए। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में 2 तरह के टेरिटरीज थे, एक ब्रिटिश इंडिया, 2 प्रिंसली स्टेट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 4 तरह के स्टेट्स और टेरिटरीज बताए गए। उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए और सी, पार्ट ए से लेके पार्ट सी तक स्टेट्स थे, यानी 3 तरह के स्टेट्स थे, और पार्ट डी में टेरिटरीज थी, ठीक है। उसका टेबल 5.1 हम देखेंगे तो उसमें टोटल 29 यूनिट थे, मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के 29 यूनिट्स थे भारत में। पार्ट ए में 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। पार्ट ए स्टेट्स जो थे उसमें बाकायदा जो ब्रिटिश इंडिया में राज्य हुआ करते थे, जो कि गवर्नर
और उनकी अपनी लेजिस्लेचर ये सब रहती थी, वो पार्ट ए में आई। पार्ट बी में क्या था, 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर्स, ऐसे भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो बहुत बड़े थे, उनके अपने लेजिस्लेचर थे, तो उनको पार्ट बी स्टेट्स में रखा गया। पार्ट सी में अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया रखे गए। ऐसे 4 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, जो आप थोड़ा बहुत आज के यूनियन टेरिटरी के जैसे ही थे, आप मान के चल सकते हैं। जैसे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यूनियन टेरिटरी में, वहाँ उस समय चीफ कमिश्नर हुआ करता था, ठीक है। और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी रखे गए थे, छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको पार्ट सी में रखा गया था। तो ये जो पार्ट सी स्टेट थे, 10 थे पार्ट सी स्टेट, वो सेंट्रली एडमिनिस्टर होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनियन टेरिटरी है, अगर कोई यूनियन गवर्नमेंट ही उसका एडमिनिस्टर कर रही है तो वो इलाका इज अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और अंडमान निकोबार, अकेले अंडमान निकोबार आइलैंड्स को पार्ट डी टेरिटरी बताया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें जो मैंने अभी बताई हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा अगर मैच द फॉलोइंग कर दिया, कुछ भी पूछ दिया, इसमें से नॉर्मल भी पूछ दिया, बिना कंफ्यूज किए सीधा सीधा पूछ दिया कितने स्टेट्स थे पार्ट ए में, तो सोचिए याद करना पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। अंडमान निकोबार किस में आता था, पार्ट ए बी सी डी, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है वो गेस नहीं कर पाएगा, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब इसके बाद ये तो 4 तरह के स्टेट टेरिटरी हमने बना लिए। अब कैसे भारत की पूरी संरचना बनाई जाए, इसको लेके धर कमीशन बना, और उसके फैसले को भी जब लगा कि नहीं माना जा रहा है तो जेवीपी कमेटी बनी, ठीक है। जेवीपी बेसिकली 3 जन थे, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और पी कौन था देखते हैं आगे चल के, ठीक है। ये 3 लोगों की कमेटी थी। तो प्रिंसली स्टेट्स को दूसरे देश के, बाकी देश के साथ कैसे मिलाया जाए, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन मैच किया जाए, अभी तक ये एक एडहॉक अरेंजमेंट था। एडहॉक मतलब आपके स्कूल में एडहॉक टीचर होते होंगे जो परमानेंट नहीं है, फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी, इस तरह का, ठीक है। तो बहुत सारे साउथ इंडिया वगैरह से ऐसी डिमांड थी कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए भाषा के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को अपना उनका एक राज्य दे दिया जाए, ठीक है। तो जून 1948 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एसके धर। किस लिए, कि हम भाषा पे आधारित राज्य बना सकते हैं क्या, ये देखने के लिए, ठीक है। अरे आगे चले गए हम लोग, यही काम सरकार ने नहीं किया, फटाफट आगे नहीं गई सरकार, सरकार ने बहुत ध्यान दिया इस मामले पे, तो हम लोग बच गए। कमीशन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो धर साहब की रिपोर्ट थी, दिसंबर 1948 में सबमिट कर दी। और उन्होंने क्या बोला कि भाषा के नाम पे राज्य मत बनाओ, उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो इस आधार पे बनाओ, ठीक है। उस समय देश में ये भावना थी, अलग अलग भाषा के लोगों को अलग अलग राज्य दोगे तो अलगाववाद बढ़ेगा, एक ही राज्य में अलग अलग भाषा के लोग मिलजुल के रहेंगे तो एकता बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो साउथ के राज्य थे वो चाहते थे कि अपनी भाषा के हिसाब से हमको राज्य मिले, वो बिल्कुल पसंद नहीं किया उन्होंने धर साहब के रिकमेंडेशन को। तो अब कांग्रेस ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाई दिसंबर 48 में, गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बनाई, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। देखिए साउथ का एक इंसान आपको रखना पड़ेगा इसमें, साउथ का एक लीडर, वरना फिर वो साइमन कमीशन वाली बात हो जाएगी कि साउथ के राज्यों की मांग है भाषाई राज्य, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने की, आप कमेटी बनाते हो, उसमें साउथ के कोई लीडर है ही नहीं, ठीक है। नेहरू और पटेल, नेहरू जी यूपी के हैं और पटेल गुजरात के हैं, आप लोग डिसाइड कर दोगे साउथ का, तो फिर साइमन कमीशन वाली बात हो जाएगी। तो वैसा ना हो, उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को, बहुत ही हाई पावर कमेटी बनी है ना। एसके धर थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से वो कोई ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट ने अपनी ब्यूरोक्रेट वाली बात बोल दी कि यार एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाओ। लेकिन अब इतने बड़े नेता जो फैसला लेंगे तो देश उसको मानेगा, ठीक है। इसको जेवीपी कमेटी नाम दिया गया था। इसका कोई चेयरमैन या कन्वीनर नहीं था, क्यों, ताकि किसी को ये ना लगे कि यार साउथ वालों के ऊपर ये नेहरू पटेल इन लोग अपनी मर्जी थोप रहे हैं, है ना। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर अपनी रिपोर्ट देंगे। और उन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हमको नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया उसमें बहुत स्ट्रांग ये फीलिंग थी कि फिर देश का बंटवारे से, हम कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अंग्रेजों ने 1909 के जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म थे उसमें उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था कि हर धर्म के लोग अपना अलग अलग वोटिंग करेंगे। उसकी वजह से हमारे समाज में धर्म के नाम पे इतना अलगाव खड़ा हो गया, हमारा देश ही बंट गया। इससे मतलब घबरा गए थे हमारे देश के नेता, बोले कि जाति, ये भाषा के नाम पे अगर हमने राज्य बनाए, कल को ये भी अलग अलग होने की बात करेंगे, आपस में लड़ेंगे। तो उनको था कि ऐसा ना होने पाए, ठीक है। ये देखिए इस टेबल में कौन से ए में कौन कौन से थे, बी में कौन कौन से थे,
सी में कौन से थे और डी में कौन से थे। ये बिलासपुर पता नहीं हमारे छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर है कि हिमाचल प्रदेश वाला बिलासपुर है, पता नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन डी में सिर्फ अंडमान निकोबार था। अब यार अगर एबीसी में नाम पूछने लगेगा, बताओ ए में कौन था, बताओ बी में कौन था, तब तो मतलब भगवान ही बचाए, कैसे कोई याद रख सकता है इतना। मैं तो नहीं रख सकता, मैंने कभी याद नहीं किया, ठीक है। आप लोग देख लो, याद करना है तो टेबल आपके सामने है, वीडियो पॉज करके पूरा टेबल आगे पीछे करके आप याद कर सकते हो, वरना तो लक्ष्मीकांत की बुक में है ही, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ठीक है। ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, पार्ट 6 में, ये भी मैं नहीं समझता आप याद करने की कोई जरूरत है, 6, 7, 8, 9 ये 4 पार्ट थे। ये ABCD ये चारों स्टेट्स की बात करते थे, चारों टाइप ऑफ स्टेट्स की बात करते थे, ठीक है। 243 पे खत्म होती थी बात अंडमान निकोबार के साथ में, बाकी यहां से तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। 152 से 237 तक पार्ट ए वाले स्टेट्स की बात होती थी। 238 सिर्फ एक आर्टिकल पार्ट बी वाले स्टेट्स की बात करता था। फिर 239 से 242 ये 3 आर्टिकल, 39, 40, 41, 42, अच्छा 4 आर्टिकल जो थे ये पार्ट सी स्टेट्स की बात करते थे, और 243 अकेला पार्ट डी स्टेट्स की बात करता था। पार्ट डी स्टेट्स है ही कौन, अंडमान निकोबार है, ठीक है। अब देखिए 2 कमिटीज बन चुकी हैं जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने के आइडिया को खारिज कर दिया है। लेकिन 1943 अक्टूबर में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से सरकार को एटलीस्ट एक राज्य, आंध्रा राज्य तो तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए बनाना पड़ा। मद्रास स्टेट जो था, जो कि ब्रिटिश लोगों ने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई थी, उसमें से तेलुगु बोलने वाले लोगों का एरिया निकाल के एक अलग आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा। क्या था वो मामला, पोट्टी श्रीरामुलु एक कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता थे, वो इस मामले को लेके भूख हड़ताल कर रहे थे कि हम तेलुगु बोलने वालों को अपना आंध्रा राज्य चाहिए। 56 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की, उसके बाद उनका देहांत हो गया, ठीक है। एक बड़े नेता इस तरह से उनका देहांत हो गया, कितनी हिंसा फैल सकती थी, कितना, बहुत हिंसा हुई भी होगी इस नाम पे, भाषा के नाम पे बहुत हिंसा हुई है हमारे देश में। आज आप जाति और धर्म के नाम पे जो दंगे देख रहे हैं, भाषा के नाम पे उससे कोई छोटे दंगे नहीं हुए। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो बिपिन चंद्रा की किताब में, या फिर उनके जो कौन है वो इंडिया आफ्टर गांधी वाले, उनकी बुक में आप पढ़ेंगे तो बहुत इसके बारे में डिटेल में बताया गया। हम भी बचपन से सुनते आए, बहुत दंगे हुए, बहुत हिंसा हुई है इसको लेके। और ऐसे में सोचिए जतिन दास जो थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेके वो भूख हड़ताल करते करते मर गए थे, तो इस तरह की घटना हो गई, लोगों के मन में क्या संदेश गया होगा कि इस तरह की आज़ादी का क्या मतलब है। जो ब्रिटिश सरकार हमारे साथ करती थी, जतिन दा भूख हड़ताल करते करते मर गए, उनकी बात नहीं मानी गई, तो वैसे ही आज़ाद देश में भी हो रहा है। हमारे नेता मांग करते करते मर जा रहे हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो ऐसा ना हो भाई, तुरंत सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, तो आप बना दीजिए आंध्रा स्टेट। अब जब आंध्रा स्टेट आपने बना ही दिया भाषा के नाम पे, तो बाकी लोग तो कहेंगे ना कि यार तो हमने क्या, अब हमको भी भूख हड़ताल करके मरना पड़ेगा क्या, तब हमारा राज्य बनेगा क्या। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, अब तो ऐसा होगा तो ऐसा ही सही। तो फिर गवर्नमेंट ने 1953 में एक 3 मेंबर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जो कि फजल अली के चेयरमैनशिप में था, इस पूरे क्वेश्चन को री एग्जामिन करने के लिए। इसको फजल अली कमीशन कहा जाता है, ठीक है। इसके 2 मेंबर और कौन थे, KM पनिक्कर और HN कुंजरू, ये बड़े सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, ठीक है। इसने सितंबर 1955 में करीब करीब 2 साल की स्टडी के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, और इसने लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बेसिस के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये कमिटी बनाते समय ही बता दिया गया होगा कि यार इसको तो मानना ही पड़ेगा, सबसे मिनिमम डैमेज में कैसा ये हो सकता है, तब इसका रास्ता निकालो। तो इन्होंने क्या बोला, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं हो सकता, कि यार इतनी भाषाएं हैं, हर भाषा को अपना राज्य कैसे दे सकोगे। प्लस उन्होंने बोला यूनिटी ऑफ इंडिया प्राइमरी कंसिडरेशन है। कोई भी कंट्री के पॉलिटिकल यूनिट्स को आप रीड्रॉ करोगे, राज्य वगैरह को रीड्रॉ करोगे, आपको ध्यान देना है देश में फिर से बंटवारे की स्थिति ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके दिमाग में बंटवारा ही सबसे प्राइमरी बात चलती रहती है। उन्होंने 4 मेजर फैक्टर डिसाइड किए कि इन फैक्टर के बेसिस पे राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। पहला फैक्टर बोला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे देश की एकता और अखंडता ये अक्षुण्ण रहनी चाहिए, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। फिर लिंग्विस्टिक और कल्चरल तरीके पे एक राज्य एक जैसा होना चाहिए, लगभग। फिर उसके बाद यार फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी देखना पड़ेगा। राज्य के पास अपना रेवेन्यू अरेंज करने का साधन होना चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा होनी चाहिए इस टाइप का, ठीक है। और उस जगह के जो लोग हैं उनका वेलफेयर और पूरे देश का वेलफेयर।
ये 4 कंसिडरेशन लेके आप राज्यों को भाषा के आधार पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 56 में भारत इस तरह का था, 6 यूनियन टेरिटरीज थे। देखिए अंडमान तो था ही, लक्षद्वीप जिसको आज बोलते हैं उसका नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड था। मिनिकॉय और अमिनदीवी अभी भी लक्षद्वीप के अंदर में है। मणिपुर और त्रिपुरा भी यूनियन टेरिटरीज थे। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी यूनियन टेरिटरीज थे। दिल्ली आज भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे राज्य था। देखिए जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मैसूर एक अलग राज्य था। मद्रास तमिलनाडु जो है वो एक अलग राज्य था। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बंगाल, ऐसे 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे 56 में। तो इस कमीशन ने बोला कि जो 4 टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी वाला है इसको हटाओ और 16 राज्य और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज बनाओ। सरकार ने इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मान लिया इनके जो रिकमेंडेशन थे। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो इसने पार्ट ए और पार्ट बी राज्य के बीच में डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया। यानी प्रिंसली स्टेट्स वाले जो राज्य थे बड़े बड़े और ब्रिटिश गवर्नर वाले जो राज्य थे बड़े बड़े, उनको बोला हटाओ, एक ही टाइप का कर दो। और पार्ट सी स्टेट्स जो थे, छोटे प्रिंसली स्टेट्स, उनको अबॉलिश ही कर दिया गया, उनको यहाँ वहाँ मर्ज कर दिया गया और जो थोड़े बहुत बचे उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने नवंबर 1, 1956 को, फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। भाषा के नाम पे सबसे पहले एसके धर कमीशन बनी। उन्होंने क्या बोला 1948 में कि भाषा के आधार पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स मत बनाओ। फिर और हल्ला हुआ तो जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों का ये कमीशन था, कोई चेयरमैन या कन्वीनर नहीं था। इन तीनों की कमेटी ने भी क्या बोला, भाषा के नाम पे राज्य मत बनाओ। पर आंध्र प्रदेश में श्रीरामुलु जो थे उनकी डेथ हो गई भूख हड़ताल करते करते, तो फजल अली कमीशन बनी। फजल अली कमीशन में के एम पानीकर और एच एम कुंजरू, फजल अली के अलावा ये 3 लोग मेंबर थे। इन्होंने 2 साल बाद अपना रिकमेंडेशन दिया 55 में आई थिंक, और उन्होंने बोला कि भाई बना दो भाषा के आधार पे, लेकिन 4 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है देश की एकता बची रहनी चाहिए। दूसरा, जनरली एक तरह की भाषा और कल्चर के लोग एक राज्य में रहने चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस को भी ध्यान दो। और चौथा, उस इलाके के लोगों का वेलफेयर और पूरे देश के लोगों का वेलफेयर भी ध्यान में रखो। तो सरकार ने मोटा मोटा उनकी बात को मान लिया और 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए उन्होंने। वो कैसे बनाए, पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स का डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया, पार्ट सी स्टेट्स बोल के कैटेगरी को ही इबॉलिश कर दिया, ठीक है। पार्ट डी में तो अकेला वो था अंडमान, उसको शायद रहने दिया, या पार्ट डी बोल के कुछ नहीं, पार्ट डी के साथ क्या किया गया कुछ नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, केरला बनाया गया त्रावणकोर और कोचीन स्टेट को मर्ज करके विथ मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट एंड कासरगोड ऑफ दक्षिण कन्नड़ा। अब अगर ये पूछ देगा फिर तो भगवान ही बचाए, याद कर लो यार केरला में क्या क्या गया। फिर ठीक है, फिर तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद के जो थे उनको आंध्रा स्टेट बना दिया, ठीक है। आंध्रा स्टेट था, उसके साथ हैदराबाद स्टेट की तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मिला के आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया गया। फर्दर मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट और भोपाल स्टेट को मिला के एक मध्य प्रदेश राज्य इन्होंने बनाया, ठीक है। इन्होंने सौराष्ट्र और कच्छ को बॉम्बे के साथ मिलाया, बॉम्बे में मिला दिया, बॉम्बे स्टेट में, ठीक है। उसके बाद कुर्ग स्टेट को मैसूर स्टेट में मिला दिया। उसके बाद पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू नाम था उसका, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, छोटे छोटे राज्य थे उनको मिला के ऐसा यूनियन बनाया था उन्होंने अपना, उसको पंजाब में मिला दिया, ठीक है, याद रखिए। और अजमेर को राजस्थान में मिला दिया, ठीक है। इन्होंने नया यूनियन टेरिटरी बनाया लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड्स का, जो कि मद्रास स्टेट में पहले आता था। तो पूछेगा कि लक्षद्वीप एरिया पहले किसके अंडर में आता था, तो आपको बताना है मद्रास के अंडर में आता था, ठीक है। अब 56 के बाद भी तो कई राज्य और यूनियन टेरिटरी बने, ठीक है। तो वो कब कब कैसे कैसे बने देखो, ये पूछ देता है ऑर्डर में अरेंज करो स्टेट्स कब कब बने थे, ठीक है। ये केबीसी में भी आ चुका है। तो 1960 में जो बॉम्बे का स्टेट था, देखिए सौराष्ट्र और कच्छ ये तो गुजरात के एरियाज हैं, इनको बॉम्बे स्टेट में मिला दिया गया, ठीक है। तो बॉम्बे को डिवाइड कर दिया गया गुजराती और मराठी लोगों के बीच में, ठीक है। तो महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए और गुजरात गुजराती लोगों के लिए, ठीक है। इसके बारे में नोट क्या कहता है, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 में किया गया। दादरा नगर हवेली जो है पुर्तगालियों के अंडर में थी, क्योंकि 1954 में इसको लिबरेट कर दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था
1961 तक लोग खुद ही एक एडमिनिस्ट्रेटर चुनते थे। ये थोड़ा आदिवासी टाइप का एरिया है, उन्होंने अपना खुद ही एक ट्राइबल लीडर चुन लेते थे। 1961 तक ऐसा चला। उसके बाद इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 1961 में, ठीक है, गोवा दादरा नगर हवेली को। फिर गोवा दमन और दीव जो थे, ये इन 3 टेरिटरीज को पुर्तगाल से अक्वायर किया, वैसे पुलिस एक्शन करके जबरदस्ती लेना पड़ा उनसे, पुर्तगालियों से, ठीक है। 1961 में लिया गया और इसको भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। 1962 में इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था। फिर 25 साल बाद 1987 में गोवा को एक राज्य बना दिया गया और दमन दीव जो थे उनको अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। यार ये सब याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। बिल्कुल पूछ लेगा कब का कब हुआ था, किसको पुलिस एक्शन से किया था, क्या किया था। पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट था इंडिया में, ठीक है। ये 4 है, पौंडीचेरी के अंडर में ना 4 टेरिटरी आते हैं। आप मैप में देखना, क्रॉस जैसा 4 अलग अलग इलाके दिखेंगे, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यणम। ये 4 अलग अलग एरिया हैं। ये जो जिसके ऊपर फ्रांसीसी लोग रूल करते थे, उन्होंने इंडिया को हैंडओवर कर दिया 1954 में। देखो 47 में ही कर देते, इज्जत से उन्होंने नहीं किया, 54 तक रुके। उसके बाद इसको एक अक्वायर्ड टेरिटरी करके एडमिनिस्टर किया जाता रहा था टिल 1962, जब इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया पुडुचेरी को। नागालैंड की बात करें, नागालैंड को स्टेट ऑफ नागालैंड बनाया गया था, ठीक है। किस एक्ट के थ्रू यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। तो बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड ट्वेनसांग एरिया आउट ऑफ द स्टेट्स ऑफ आसाम, ठीक है। नागा हिल्स और ट्वेनसांग, ट्वेनसांग जो है ये शेड्यूल 6 के अंडर में आता है एरिया। इसका खुद का अपना अलग एक गवर्निंग काउंसिल भी है, जिसमें कि नागालैंड जो स्टेट है उसके सारे कानून या पार्लियामेंट के सारे कानून डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बहुत ट्वेनसांग आप गूगल करके देखोगे तो बहुत इनको सुविधाएं दी गई हैं। ट्वेनसांग मामलों का एक मंत्री रहता है नागालैंड की कैबिनेट में, जो कि ट्वेनसांग कम्युनिटी का ही होता है, ठीक है। और उसका ओपिनियन लिया जाता है ट्वेनसांग मामले के जो ट्राइबल ग्रुप है उसके बारे में कुछ भी आप फैसला लेते हो तो, और गवर्नर विशेष ध्यान देते हैं ट्वेनसांग मामले में, ठीक है। तो नागा लोग की मूवमेंट चल रही थी बाकायदा, हॉस्टाइल नागाज, इसके लिए उनको शांत करने के लिए उनको दिया गया। नागालैंड का जो मामला है एक्चुअली देखा जाए तो पूरा पूरा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है, ठीक है। NSCN, ठीक है, नागालैंड सोशलिस्ट, NSCM है, नागालैंड सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट ऐसा करके कुछ है, NSCN IM, आइजैक मुइवा ग्रुप, उसके साथ भारत सरकार की कोई एक शांति संधि हुई है जिसको लेके रोज अखबार में न्यूज आते रहती है, ठीक है, नागा पीस अकॉर्ड के नाम से। तो पूरा पूरा तो समझ जाओ अभी भी वो उनको संतुष्ट नहीं किया जा सका है। लेकिन पहले ये गवर्नर ऑफ आसाम के अंडर में 1961 में रखा गया था, लेकिन वो नागा लोगों को थोड़ा आपत्ति है, कह रहे आसाम के लोगों के अंडर में हम क्या छोटे हैं क्या किसी से, ऐसा करके। तो उनको फिर आपका 1963 में बोला नहीं भाई अब अपना स्टेट ले लो, कोई आपको छोटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फिर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब को बाइफरकेट कर दिया गया था। पहले पंजाब इतना बड़ा था, ठीक है, तो उसमें हरियाणा क्रिएट किया गया, पंजाब हरियाणा। और चंडीगढ़ को लेके बात हुई कि भाई चंडीगढ़ कहाँ जाएगा, तो भारत सरकार ने बोला दोनों कैपिटल बना लो, चंडीगढ़ पे किसका शासन रहेगा, चंडीगढ़ पे दोनों का शासन नहीं रहेगा, भारत सरकार का शासन रहेगा, इसको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, ठीक है। तो एक सिख होमलैंड की बात हुई थी, पंजाबी सभा, ठीक है, पंजाबी सूबा की बात हो रही थी, अरे हम पंजाबी लोग हैं, हम सिख लोग हैं, हमको अपना राज्य दे दो। सिख लोगों के अपने राज की जो बात है बहुत पुरानी मांग है ये। उनका कहना था कि हिंदू मुसलमानों को अपना अपना देश मिल गया, हम सिखों को तो अपना देश नहीं मिला, ठीक है। तो अकाली दल इसका मुद्दा उठाते थे अंडर मास्टर तारा सिंह। बाद में चल के तो ये पूरा फुल ब्लोन खालिस्तान मूवमेंट बन गया और कई सिख ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो अपना अलग देश चाहते थे। आज भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है, मोस्टली कनाडा में है। अभी 1-2 हफ्ते पहले दिल्ली में बब्बर खालसा नाम के आतंकवादी संगठन के कुछ आतंकवादी पुलिस ने पकड़े हैं। तो बब्बर खालसा इस तरह का ही ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अगला एक सेपरेट खालिस्तान की इन लोग मांग करते हैं। तो देखिए पहले अलग राज्य मांग रहे थे, फिर अलग देश की मांग चली गई, बहुत खून खराबा हुआ है इसको लेके, ठीक है। इसको लेके एक शाह कमीशन बना था 1966 में। तो इन्होंने क्या किया, पंजाबी अलग अलग एरिया डिवाइड कर दिए, पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को पंजाब दे दिया और हिंदी स्पीकिंग एरियाज जो थे उनको हरियाणा राज्य बना दिया गया। और पंजाब राज्य के अंदर ही जो पहाड़ी इलाके थे उनको हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया, ठीक है। वो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, हमने पिछली लिस्ट में देखा था।
1971 में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश था उसको भी भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। ठीक है यार, पक तो नहीं रहे हो तुम लोग, इसको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, इसको याद करना ही पड़ेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ध्यान इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो याद भी रह जाएगा। 1972 में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप था उसको बहुत मेजर चेंज किया गया। ठीक है, बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ठीक है, जो मणिपुर और त्रिपुरा के यूनियन टेरिटरीज थे वो, और मेघालय एक सब स्टेट था, मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं था पर पूरा पूरा स्टेट भी नहीं था, उसको सब स्टेट बनाया गया था। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को स्टेटहुड मिल गया, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो कि 2 यूनियन टेरिटरीज थे, और अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है, कोई पूछ सकता है कि नेफा किसको बोलते थे, अरुणाचल प्रदेश को बोलते थे। ठीक है, पहले मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों यूनियन टेरिटरी, उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसके पहले वो यूनियन टेरिटरी भी नहीं थे। ठीक है, तो 21 राज्य हो गए इंडिया में। ठीक है, क्या बता रहे हैं, 1969 में 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें मेघालय को एक ऑटोनॉमस स्टेट या सब स्टेट बनाया गया था विद इन द स्टेट ऑफ आसाम। सोचिए, आसाम स्टेट था, उसके अंदर एक जूनियर स्टेट जैसा सब स्टेट बना दिया गया मेघालय को, जिसका अपना लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस बात है कि मेघालय के लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, बोले कह रहे ये क्या है, हमें अपना राज्य दो, तो उनको राज्य दे दिया गया उनका। ठीक है, तो आसाम से निकाल के फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के यूनियन टेरिटरी भी बना दिए गए। फिर क्या हुआ, सिक्किम। सिक्किम की कहानी मैं गारंटी ले सकता हूं, इस वीडियो को सुनने वाले 99% लोगों को सिक्किम की कहानी पता नहीं होगी। ठीक है, 1947 तक सिक्किम 1947 तक सिक्किम इंडिया का हिस्सा था। उसके जो राजा थे उनको चोग्याल कहते थे, एक अलग टाइप का वहां पे माहौल था, भूटान के साइड में था, भूटान नेपाल टाइप का वहां पे माहौल था, समझिए सिक्किम। तो जब ब्रिटिश लोग चले गए 47 में, तो सिक्किम एक तरह से आजाद देश बन गया, इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बन गया। ठीक है, भारत की शरणागत एक इंडिपेंडेंट देश जैसा बन गया। भारत ने इसके डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस की जिम्मेदारी उठा ली, और बाकी मामलों में बोला कि आप भाई आजाद रहिए। भूटान के साथ भी भारत का ऐसा ही रिलेशनशिप है। ठीक है, 1974 में सिक्किम ने, अच्छा देखिए अब ऑफिशियल हिस्ट्री क्या कहती है कि 1974 में सिक्किम ने बोला कि हम भारत में और अच्छे से घुसना चाहते हैं, हम पूरा पूरा भारत में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, इतिहास थोड़ा सा अलग है इस मामले का, आप सिक्किम का विकिपीडिया पेज पढ़ सकते हैं कि किन हालात में भारत सरकार ने सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, तो इसके बाद वहां पे जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह भी कई तरीकों से कराया जाता है, तो उसमें 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है, सिक्किम भी भारत का राज्य बन गया। कैसे बन गया, एक नया क्लास ऑफ स्टेट बना दिया गया, एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। एसोसिएट मेंबर बनाते हैं ना कुछ लोग पार्टी का, तो उसके लिए एक नया आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किसके लिए 2A और 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था, सिक्किम के लिए। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट लंबा नहीं चला, क्योंकि सिक्किम के लोगों की भावनाओं को ये उतना नहीं हो पाया। बेसिकली यार, वहां का राजा था, इंडिया चाहता था राजा को हटा के सिक्किम को अपने में शामिल कर लो, कुछ तरीके से अपने में शामिल कर लिया गया। ठीक है, एक रेफरेंडम किया गया 75 में, वहां के लोगों ने बोला हटाओ चोग्याल को, और सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना दिया गया। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, और ये जो 2A 10th शेड्यूल ये सब डाला गया था उसको हटा दिया गया। अब बात आती है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। 1987 में 3 नए राज्य बने, हमने देखा गोवा बना था। ठीक है, बाकी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज थे उनको भी अब राज्य बना दिया गया। 23, 24 और 25 राज्य हो गए। मैं जब स्कूल में था 90s में, तब मैंने यही पढ़ा था कि भारत में 25 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, मिजोरम पीस अकॉर्ड, जैसे नागा पीस अकॉर्ड हो रहा है, वैसे 1986 में मिजोरम मिजो नेशनल फ्रंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक संधि हुई। मिजोरम में जैसे कश्मीर में वहाँ वायलेंस होता देखते हैं ना, तो वैसे मिजोरम में बहुत वायलेंस हुई थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम में एयरफोर्स ने मिजोरम में आतंकवादियों के कैंप पे बम गिराए थे। अपने देश के अंदर एयरफोर्स का बम गिराना बहुत बड़ी बात होती है, दुनिया के हर देश में ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में है। फिर चलिए वहां जाके शांति हो गई राजीव गांधी जी के टाइम में 1986 में, तो उनको भी उनका एक अपना राज्य पूरा बना दिया गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो 1972 से यूनियन टेरिटरी था उसको भी 87 में राज्य बना दिया गया। ठीक है,
फिर ये आप में से मैं कई लोग होंगे जिन्होंने अपने सामने इस घटना को घटते देखा होगा। ईयर 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ एमपी से निकाल के, उत्तराखंड यूपी से निकाल के और झारखंड बिहार से निकाल के, ठीक है। तो ये 28 राज्य बन गए। फिर तेलंगाना, जो आप में से सब लोगों ने इसको फॉलो किया होगा, 2014 में बहुत समय लंबी मांग थी, इसको आंध्र प्रदेश से निकाल के तेलंगाना बना दिया गया। सबसे पहला भाषा पे आधारित राज्य आंध्रा बना था, ठीक है, और अल्टीमेटली भाषा के नाम पर ही फिर तेलंगाना को भी अलग होना पड़ा आंध्र से। तो इस तरह से कहानी पूरी फुल सर्कल आ गई, ठीक है। तो पुरानी बात क्या है कि जो 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था, स्टेट ऑफ आंध्रा, कैसे मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को निकाल के, ठीक है। जो उस समय जो आंध्रा स्टेट बना था, नॉट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बाद में बना, ठीक है, फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन वगैरह के बाद। कुर्नूल आंध्रा स्टेट का कैपिटल था और स्टेट की हाई कोर्ट जो थी वो गुंटूर में थी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है टफ क्वेश्चन करने के लिए, याद रखिए। तो जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद, तो हैदराबाद स्टेट के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे उनको आंध्रा स्टेट में मिला दिया गया और आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया गया, इसका कैपिटल हैदराबाद कर दिया गया। फिर 2014 में जब तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्रा अलग हो गया और तेलंगाना अलग बन गया। तो आंध्रा के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं बहुत, ये बता रहे हैं। सबसे लेटेस्ट जो चेंज हुआ है, पिछले साल सबने देखा, जम्मू कश्मीर राज्य था, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका स्पेशल स्टेटस था बाय आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 में इसका स्पेशल स्टेटस अबॉलिश कर दिया गया बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कैसे अबॉलिश किया गया था मैं मेरे पुराने वीडियोस में बोल चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अबॉलिश किया गया नॉट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और अ पार्लियामेंट्री एक्ट, इट वाज अबॉलिश्ड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसको स्पेशल स्टेटस भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही मिला था और स्पेशल स्टेटस हटाने के लिए भी सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही लगा। जो पहला 1954 का ऑर्डर था उसको सुपरसीड करता हुआ 2019 का ऑर्डर दिया गया, ठीक है। तो अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हर प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। आर्टिकल 370 हैज बिकम इनऑपरेटिव, लेकिन इट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं गया है, ठीक है। प्लस 3 चीजें हुई ना, एक तो उनका स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया, हमारे संविधान का हर एक्ट अब उस स्टेट पर भी लागू होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आर्टिकल 370 था इस बाबत, उसको इनऑपरेटिव बना दिया गया। वो है अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, पर उसको अब किसी चीज में मायने नहीं रखता है। और नंबर 3, उसको राज्य से एक तो बाइफरकेट किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और चौथा उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। ये 4 चीजें हुई जम्मू कश्मीर के साथ में, ठीक है। लद्दाख में जम्मू कश्मीर के कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट चले गए। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट था ही अपने आप में देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, उसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल और लेह चले गए, ठीक है। तो वो लद्दाख का अपना अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अब हमारे देश में जो है 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये बहुत याद रखने की जरूरत है, ठीक है। कुछ नेम भी चेंज होते गए हैं। यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी जिसको हम आज जानते हैं उत्तर प्रदेश, उसको यूपी बोलते थे क्योंकि वो यूनाइटेड प्रोविंसेस था, ठीक है। फिर उसको यूपी कर दिया 1950, मतलब उत्तर प्रदेश कर दिया 1950 में। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु नाम दे दिया गया, मद्रास शहर को बाद में चेन्नई नाम दे दिया गया, ठीक है। 1973 में मैसूर स्टेट को कर्नाटका नाम दे दिया गया। उसी स्टेट में लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीवी को लक्षद्वीप बना दिया गया। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया, ठीक है। 2006 में उत्तरांचल जो अलग राज्य बना था उसको उत्तराखंड कर दिया गया, जो ऐतिहासिक नाम है उस जगह का। उसी साल में पौंडीचेरी को भी पुडुचेरी कर दिया गया, ठीक है। 2011 में ओडिशा ने अपना नाम ओडिशा कर दिया। वेस्ट बंगाल भी अपना नाम पश्चिम बंग कर रहा था, पता नहीं उसका क्या हुआ, ठीक है। ये टेबल वगैरह सब दिए हुए हैं, इस चैप्टर के अंत में हम लोग शायद आ चुके हैं। अब देखो यार, जो जो एक्ट हम पढ़ते जा रहे थे ना, कि ये एक्ट, वो एक्ट, सेपरेशन एक्ट, ये एक्ट, तो वो सब इस टेबल में दिए हुए हैं। किसी को इतनी ताकत है तो पढ़ लेना उसको, ठीक है। वैसे अलग अलग से एक्ट करके आपको मैं नहीं समझता पूछा जाने वाला है, ठीक है। इसमें हिमाचल, जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश वाला था जो मैं बोल रहा था, ठीक है।
इस तरह की चीज़ें, ये टेबल मैं नहीं समझता कि आपको, अगर आपको अभी तो खैर 20 दिन है, बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आपने अभी तक ये टेबल नहीं पढ़ा है और फ्रेश इसको पढ़ने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वही बातें हैं जो हमने चैप्टर में डिस्कस की हैं, ठीक है। ये 4 आर्टिकल्स क्या है देखिए, ये आप पढ़ लीजिए, इनके बारे में हमने चैप्टर में बात की है, कोई अलग से नई बात नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। तो गाइस देखिए, इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ फाइनली, ठीक है। ये 2 वीडियोस में हमने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि मेरे एफर्ट को आप एक अप्रिशिएट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम 20 दिनों में पॉलिटी को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, मेरा वीडियो आप सुनते जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यूपीएससी प्री में, बिल्कुल आपको उसका आंसर याद आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज बनाते रहिए और प्रैक्टिस पेपर्स बनाते रहिए, बिना 30-40 प्रैक्टिस पेपर बनाए प्री में मत बैठिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।